देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आप सबका स्वागत है। 20 लाख करोड़ की पहली किस्त में मोदी सरकार ने एमएसएमई, बिल्डर्स, सैलरी क्लास को बूस्टर डोज देने की कोशिश की। कोरोना के कारण देश के सभी सेक्टर्स का बुरा हाल है और सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन क्षेत्र को हुआ है। सरकार की कोशिश है कि राहत सबको मिले, लोन दिया जाए, उन्हें पैसा मिले ताकि आर्थिक रफ्तार गति पकड़ सके। पर ऐसे मुश्किल वक्त में विपक्ष ताबड़तोड़ सवाल पूछ रहा है कि क्या 20 लाख करोड़ भी 15 लाख की तरह जुमला तो नहीं है? कहीं 20 लाख करोड़ हवाई बातें तो नहीं है? क्या सरकार के पिटारे में प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ है? क्या उनके लिए कुछ है जो लगातार कई दिन तक सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल निकल पड़े, कई तो अपनी मंजिल पहुंच भी ना पाए? इतना ही नहीं, मोदी के मेक इन इंडिया, लोकल टू ग्लोबल के नारे पर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है। आज की अड़ी में हम भी पूछेंगे कि पैकेज पर पॉलिटिक्स क्यों है, हंगामा क्यों है, राजनीति रंजिश क्यों है। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है आत्मनिर्भर भारत। ये आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि 1 जून 2020 से देश भर के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी सामान ही बिकेंगे। इससे 10 लाख कर्मचारियों के करीब 50 लाख परिवार वाले स्वदेशी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। ये जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से शेयर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अगर हर भारतीय स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करने का संकल्प कर ले तो 5 साल में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर के संकल्प के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसला किया है कि वो लगातार 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर को राहत पैकेज दिया। There is a fund being created for infusing about 50,000 crore as equity into the MSMEs. This will benefit those MSMEs who have the potential and who are viable. कल लघु और मध्यम उद्योग को राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। वहीं शुक्रवार को कॉर्पोरेट जगत के लिए बड़ा ऐलान होगा। मगर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद और वित्त मंत्री के ऐलान से पहले 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर पॉलिटिक्स ने सारी हदें पार कर दी। खुद देश के वित्त मंत्री रह चुके पी चिदंबरम ने ट्विटर पर तंज भरे लहजे में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें एक हेडलाइन और खाली पेज दिया है। देश के कानून मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल ने 20 लाख करोड़ के पैकेज के गणित को न जाने कैसे गुणा भाग करके 4 लाख करोड़ पर लाकर सिमटा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मोदी के ऐलान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमने ऐसी और भी घोषणाएं सुनी, अब देखते हैं जमीन पर कितना कुछ उतरता है। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर था। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मजदूर, किसान पहले से आत्मनिर्भर थे, उन्हें भाषण नहीं हक चाहिए। नेताओं के सियासी और तीखे बोल की बात सी आ गई। देश के जीडीपी का 10% हिस्सा भी इन नेताओं को मंजूर नहीं था। इनकी माने तो 50% मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था, जहां मां गंगा की सफाई का वादा बनाया गया था, जहां काले धन को 100 दिन में वापस लाने का वादा बनाया गया था, जहां $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा बनाया गया था, जहां हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां बनाने का वादा बनाया गया था,
जनता भाजपा के वायदों पे अब तभी विश्वास करेगी जब हर जनधन खातेदार की अकाउंट में 7,500 रुपए आ जाएंगे। जो 20 लाख करोड़ की जो बात कही है, जिसमें 1,75,000 पहले से अनाउंस किया, स्टिमुलस डिक्लेयर किया जा चुका है, ये पैसा कहाँ से आएगा? और उम्मीद रखते हैं कि वित्त मंत्री जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगी। जरा सोचिए, क्या नेताओं ने सियासत की कोई सीमा छोड़ रखी है? पैकेज नहीं दिया था तो पैकेज देना चाहिए, पैकेज दे दिया तो इतना क्यों दे दिया? पैसा कहां से आएगा? मतलब विपक्ष को कोरोना काल में भी सवाल की झड़ी लगानी है, मगर हिंदुस्तान के प्रधान इन सब से दूर देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि संकल्प लीजिए, सामर्थ्य बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, मेड इन चाइना को ठोकर मारिए, मेड इन इंडिया के लिए वोकल बनिए। ऐसे में सवाल सीधा और साफ है कि क्या मौजूदा वक्त में लड़ाई कोरोना से लड़नी है या फिर 20 लाख करोड़ के पैकेज पर पॉलिटिक्स करनी है? आखिर क्यों कोरोना काल में भी सियासी किचकिच खत्म नहीं हो रही? तो आइए, अब जबकि तस्वीर साफ हो चुकी है निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चरणजीत सापरा हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे, कांग्रेस की तरफ से अपने विचार रखेंगे। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, अभी फिलहाल आपको तस्वीरों में जरूर नजर नहीं आ रहे हैं, सीपीएम की तरफ से अपने विचार रखेंगे। और हमारे साथ वीके मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, एक्स वीपी हैं, इंडो चाइना ट्रेड सेंटर से ताल्लुक वो रखते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चरणजीत सापरा के पास जाऊं। चरणजीत सापरा, आपके तमाम सवालों के जवाब जो आप खोज रहे थे प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद, वो मिल गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको अच्छी फॉर्मुलेट करने का इन्होंने प्रयास किया है, यानी कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस तरह से लगता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। अब मैं इसमें 2-3 बातें आपको बताता हूं। एक तो एमएसएमई की जहां तक बात हुई है, एमएसएमई को इन्होंने जो फंड करने की बात की है वो ये मात्र लोन दे रहे हैं, यानी ये लोन मेला लगा रहे हैं। ये डायरेक्ट जो कुछ मदद करनी है, पैसे की मदद करनी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होना चाहिए था। हमने डिमांड किया था कि वेज प्रोटेक्शन जो है 1 लाख करोड़ की वेज प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब देखिए, जो मजदूरों की नौकरियां चली गई हैं उनको वापस नौकरी मिलेगी नहीं, चाहे वो एमएसएमई में है या कहीं है, तो उनकी जेब में पैसा होगा तब तो वो अपना घर चला पाएंगे। तो वेज प्रोटेक्शन जो है वो 1 लाख करोड़ तक की देनी चाहिए थी, ताकि जो एमएसएमई है वो अपने जो जिनकी नौकरियां गई हैं या जिनको नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं आगे, उनको कुछ ना कुछ सहायता उस जरिए से मिल सकती। ये लोन मेला लगाने से अच्छा कोई डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होना चाहिए था। और पिछले महीने तक तो निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि 10,56,000 करोड़ रुपया एमएसएमई का एनपीए हो रहा है, अब उनको फिर से लोन देने के लिए जा रहे हैं। तो ये मात्र सरकार लोन की गारंटी ले रही है और क्रेडिट ले रही है। और दूसरी बात ये है, नहीं तो अगर वो एनपीए जा रहा था सर, तो आपको ये लगता है क्या कि उनको किसी तरह की सहायता नहीं दी जानी चाहिए थी उस एनपीए के बरक्स? मैं आपके पास आऊंगा चरणजीत सापरा साहब, एक बार सारे लोगों के पास हो लूं। मेरे साथ राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं जेडीयू के, उनका रुख भी मैं करूंगा। स्वागत है आपका राजीव रंजन। लेकिन जेवीएल नरसिम्हा राव साहब, आप लोगों ने जो आप वैतनिक सहायता दे सकते थे उसके बजाय आपने लोन मेला खोल दिया, ये आरोप है। देखिए, ये आरोप क्या चरण सिंह सापरा ये उनके नेता सोनिया गांधी है या कोई दूसरा पार्टी है? ये कहीं एनसीपी में शामिल हो गए? क्योंकि कुछ ही दिन पहले सोनिया गांधी ने, आप खोजिए, आप निकाल के उनके स्टेटमेंट टेलीविजन पर लाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दिनेश जी, क्योंकि सोनिया गांधी ने अभी अभी कहा है कि 1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमईज के लिए होनी चाहिए। ये सोनिया गांधी का स्टेटमेंट है। क्या सोनिया गांधी भी पागल ये इससे कमेंट्स कर रही है? क्या वो भी ऐसे ही गलत आर्थिक सूचनाएं सलाहें दे रही है क्या? क्यों? इसलिए कांग्रेस पार्टी को कहने के पहले को सोचना चाहिए उनके नेताओं ने क्या कहा। और देखिए, ये बिना 3 लाख करोड़ की जो क्रेडिट उनको देने की बात है, यह डिमांड है, ये पूरे सेक्टर की डिमांड है। ये बिना कोई कोलैटरल, मतलब केंद्र सरकार रिस्क लेगी। यदि उनमें एमएसएमईज में कोई काम नहीं हो पाएगा, वो ऋण नहीं चुका पाएंगे, उसका रिस्क भारत सरकार उठाएगी। ये बड़ी बात है, आप जानते हैं। लेकिन केवल राजनीति, ओछी राजनीति करनी है आपको। और जब तक हमारे एमएसएमई सेक्टर नहीं बचेगी तो कैसे
रोजगार बचेंगे। हम सबसे ज्यादा जरूरत लोगों आऊंगा को चरणजीत रोजगार साहब, आपके पास बचाने आऊंगा का मैं। है, बढ़ाने का है। तो इसलिए कांग्रेस, और दूसरा स्ट्रेस एमएसएमई में इक्विटी इन्फ्यूजन की भी बात हो रही है, केवल लोन की बात नहीं हो रही है। और केंद्र सरकार के द्वारा और बाकी एमएसएमई, बाकी सारे सीपीएसयूज में जो भी उनको पेएबल्स हैं, उनको जो मिलना है, वो सब बहुत जल्द 45 डेज के अंदर देने की बात है। तो मैं मानता हूं ये बड़ी सुधार है। उनको चरणजीत सापरा, आप ये पॉइंट्स नोट कर लें, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवीएल नरसिम्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर से आऊंगा, लेकिन राजीव रंजन साहब के पास एक बार चलूं। राजीव रंजन साहब, ये जो आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने लोन दिया है, आपने सहायता नहीं दी है, आपने सीधे सीधे कैश के जरिए आप इंडस्ट्रीज को ऐसी सहायता देते कि वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे दे पाते वेतन के, ऐसी स्थिति नहीं बनाई है, आपने कर्ज दिया है। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना ही था। अगर ये पूरी तरह से लोन होता तो विपक्ष फिर पैसे कहां से आएंगे इस पर सवाल खड़े करता, और कई तरह के सवाल खड़े किए भी जाते हैं। देखिए, सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में उज्ज्वला जैसे स्कीम्स के लिए जो फैसले हैं, उसका लाभ जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं उनको होगा। एमएसएमई सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपए की राशि, और उन्होंने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने बिल्कुल इसको स्पष्ट कर दिया कि अगर इंडस्ट्रीज पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे तो उनको एक तरह से वेबर सरकार की ओर से होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। और इसके साथ ही साथ जो कुछ भी इसमें चीजें उभर करके आई है, चाहे वो एम्प्लॉइज को लेकर के मैंडेटरी जो ऑब्लिगेशंस है, उन ऑब्लिगेशंस में प्रोविडेंट फंड की अगले 3 महीने तक, इससे एम्प्लॉयर को भी मदद मिलेगी। जो एमएसएमई सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं, उनको काफी हद तक अपने एम्प्लॉइज को लेकर के तनाव मुक्त होना पड़ेगा और एम्प्लॉइज भी सिक्योर्ड फील करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी एक काफी राहत भरी खबर है। और मिडिल क्लास के लिए, चाहे वो टैक्स ऑडिट का सवाल हो या इन तमाम सवालों पर, या टीडीएस और टीसीएस जैसे ऐसे सवालों के जरिए लोगों को मदद पहुंचाने की बहुत ही ईमानदार कोशिश है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें अगर कुछ भी कांग्रेस को अच्छा नहीं दिख रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वीके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस तो ये कह ही रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि ये धोखा है, वीके मिश्रा साहब। और अब जबकि ये कहा जा रहा है कि लोकल को लेकर वोकल होना है, आप जितना समझते हैं अब इस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में लोकल को लेकर वोकल होने वाली बात सिर्फ एक नारा रह जाएगी या इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है? वीके मिश्रा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद TV9 का हमको ये मौका देने के लिए। हम सारे इंडस्ट्री की तरफ से जो हम लोग उम्मीद लगा के एक बैठे थे, तो वो उम्मीद तो हमारी पूरी हुई कम से कम कि एक इतना बड़ा पैकेज जो उम्मीद से ज्यादा है, ये कहना पड़ेगा, एक दिया गया। जैसा कि हम सब लोग बातचीत कर रहे हैं कि लोन मिल रहा है, ग्रांट्स नहीं मिल रही हैं, हम लोग ऐसी संभावना भी लगा के नहीं बैठे थे कि इसमें सैलरीज रिएम्बर्स की जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा उसमें कोई राहत का रास्ता निकले। तो जो एमएसएमई की आज डिफिनीशन चेंज की गई है, सबसे पहले तो सरकार को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो एमएसएमई को रीडिफाइन कर दिया, जिसकी बहुत सालों से उम्मीद थी कि इसको रीडिफाइन किया जाएगा। अब रीडिफाइन होने के बाद अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अब नई परिभाषा के हिसाब से एमएसएमई क्या कहलाएगा, और अभी बहुत सारी चीजें परिभाषित होंगी। जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं या माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं जो 5 करोड़ के नीचे रखे गए हैं, उनकी अब नई डिफिनीशन आने के बाद कम से कम एक गिनती हो सकेगी, उनकी संख्या पता लग सकेगी। उसके बाद ये जो संभावनाएं बनाई गई हैं लोन की, तो आज देखिए जो एमएसएमई है उसको लोन लेने के लिए उसके पास कोलेटरल नहीं होता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी यही होती थी। तो आज सरकार ने उसका एक रास्ता बनाया है, तो हमें उसको अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा कि आज ये कितना अच्छा रास्ता दिया है, जिसकी उम्मीद हम लोग लगा के बैठे थे कि बिना कोलेटरल के लोन की कोई ना कोई उम्मीद हमारी जो जगी थी वो पूरी की सरकार ने। अब इसकी और सारी डिटेल हम लोग अगले 1-2 दिनों में और स्टडी करेंगे, और उसके बाद अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसको हम लोग फिर डिमांड करेंगे। आज सब कुछ यहां से तो शुरुआत हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि इट इज अ बिगिनिंग। तो इस बिगिनिंग को हम एक उम्मीद जगी है, इस उम्मीद में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। इतना जो 2 महीने से हम लोग डरे हुए बैठे थे कोविड को लेके, आज कम से कम उसमें क्लियरिटी आनी शुरू हुई है। हम लोग अपने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज शुरू कर पा रहे हैं,
तो मैं तो बड़ा आशावादी होकर इस चीज को देख रहा हूं। और इसके अलावा आगे चाहे हम चाइना से compete करें, वहां की इंडस्ट्री को यहां लाने की बात हो या यहां और माहौल अच्छा करने के लिए हो, हमें आशावादी होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, वो आज की बहुत जरूरत है हमारी। तो चरणजीत सापरा, आपने जो बात कही थी पहले, क्या आपको यह लगता है कि जिस एनपीए का पहले हवाला दिया गया था उसके चलते एमएसएमई के लिए कुछ किया ही नहीं जाना चाहिए था? नहीं, देखिए हम कहाँ कह रहे हैं, हमने तो कहा कि एक लाख करोड़ का वेज प्रोटेक्शन होना चाहिए, 1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी का ये सिस्टम बनना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी उछल उछल के बोल रहे थे, ये क्या आप क्या मेहरबानी कर रहे हो, ऐसे बता रहे थे जैसे एमएसएमई के ऊपर में सरकार मेहरबानी कर रही है। अरे टैक्स पेयर का पैसा भाई, टैक्स पेयर का पैसा अगर मिल रहा है एमएसएमई को और वो भी लोन पे मिल रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप कोई इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे रहे हो, पूरा इंटरेस्ट लेने वाले हो उस पे। तो इस तरह से चिल्ला के मत बोलिए, थोड़ी सी संवेदना आप रखिए। दूसरी बात, जो रिफंड की बात हुई है, अब रिफंड तो ये हर व्यक्ति का, हर भारतीय का अधिकार है। अब रिफंड, चरणजीत सापरा, अगर कांग्रेस होती और कांग्रेस को एमएसएमई के लिए इस वक्त कुछ करना होता तो वो क्या करती? क्या कहा, फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? बगैर कोलेटरल के लोन की बात हुई, परिभाषा बदली गई। आप लोग होते तो क्या ऐसा कर देते कि एमएसएमई की स्थिति अचानक से सुधर जाती और ये सेक्टर जो करा रहा है उसको नया जीवन मिल जाता? क्या वो आपके पास क्या फॉर्मूला था? देखिए, एमएसएमई को अभी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट अभी बोल रहे थे, मैं उनकी भावना समझता हूं, लेकिन वेज प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, वेतन में भी मदद सरकार ने करनी चाहिए थी, ये हम कह रहे हैं। और जहां तक मैं रिफंड की बात कर रहा हूं, आप मेरी बात काट रहे हैं बार बार। रिफंड तो हर भारतीय का अधिकार है। रिफंड किस तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिस्सा हो जाएगा बताइए? ये भी सरकार हमारे पर मेहरबानी करेगी। तो इस तरह से आप अगर मदद करते हो तो मदद करिए, लेकिन वो इस तरह से लटके नहीं रहेंगे। रिफंड को फौरन रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि वो भी तो लटके रहते थे ना सापरा साहब। हमने देखा है अलग अलग सरकारों के समय कितना इंतजार करना पड़ता था रिफंड के लिए। तो हमारे पे एहसान करेंगे, अभी हमारा ही पैसा उसको नहीं गिनाया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये तो आप ही का पैसा है, लेकिन आपको जल्द मिलना चाहिए, ये बात कही गई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिस्सा कैसे बन गया? इससे पहले आपने किसानों को जो पैसा दिया 13,380 करोड़ रुपया दिया, या कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 31,000 करोड़ रुपया आपने अनाउंस किया, उसको भी इसी। आइए पॉइंट टू पॉइंट जवाब लेते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, 20 लाख करोड़ के पैकेज के तौर पर, उसके हिस्से के तौर पर अनाउंस हुआ है क्या ये कि आपको रिफंड दिया जाएगा, जल्दी दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट लेकिन लिक्विडिटी के लिए उनके हाथ में पैसा रहे, ये कोई नया पैकेज का मामला नहीं है। बट लेकिन एक बड़ी एक उनको राहत देने के लिए है, कारोबार उनको चलाने के लिए है। जब तक कारोबार दोबारा अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, बहुत जल्द नहीं शुरू होगी, तो उनके लिए काम करना बहुत दिक्कत वाली स्थिति होगी। और इसमें केवल एमएसएमईज को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये एक तरह के एक स्टंट है कि जो सरकार करने जा रही है उसका हम क्रेडिट ले लेंगे। तो इसलिए सोनिया गांधी ने वो चिट्ठी लिखा था, उसमें 1 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी देने की बात कही। नरसिम्हा राव साहब, वेतन सहायता क्यों नहीं दी गई? और उसको लोन क्यों, वेतन सहायता क्यों नहीं? वेतन सहायता क्यों नहीं एमएसएमई को सर? सोनिया गांधी ने ऐसा कहा, वेतन सहायता क्यों नहीं सर? मुझे बोलने दीजिए दिनेश जी। नहीं, ये भी एक सवाल है सर, इसका जवाब भी दे दीजिएगा। मैं दे दूंगा, बट लेकिन मुझे जो कहा गया उसका जवाब तो देने दीजिए। केवल स्टैंडर्ड एमएसएमई के लिए नहीं, स्ट्रेस्ड एमएसएमई जिनमें इक्विटी इन्फ्यूजन की जरूरत है, ये केवल क्रेडिट नहीं है। 50,000 करोड़ रुपया फंड ऑफ फंड्स के द्वारा उनको एक बड़ी एक रिफॉर्म की एक मेजर है ये। 50,000 करोड़ का एमएसएमई सेक्टर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन, ये क्रेडिट नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस झूठ ना बोले। यदि आपको समझ में नहीं आई, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, बट लेकिन जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। चरणजीत सापरा ने ही ये बात पूछी, कांग्रेस ये बात पूछ रही है कि आपसे ये भी डिमांड की जा रही थी कि आप वैतनिक सहायता दीजिए, एमएसएमई अपने यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेतन दे पाए, ये सहायता उनको दीजिए। ये क्यों नहीं किया गया? सिर्फ लोन की व्यवस्था क्यों हुई? नहीं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, उनको तो भूलना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उनके पास
लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी स्टेटस नहीं है, तो उनको वो कह दिया तो 1000 लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार क्या करना है, सरकार को अपनी असेसमेंट है, अपनी जानकारी है, आगे क्या होगा देखते रहिए। इसमें अभी जीवीएल सोशल नरसिम्हा सिक्योरिटी राव साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को अंदाजा नहीं है, हम अब समझते हैं उनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी नहीं। आता हूं सर, हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जुड़ गए हैं सीपीएम की तरफ से। सुनीत चोपड़ा साहब, दो बड़े अनाउंसमेंट अगर देखा जाए ओवरऑल तो, डिस्कॉम्स को राहत देने वाला, बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने वाला और एमएसएमईज को सपोर्ट देने वाली घोषणा, आपकी निगाह में ये सफाइज है? मेरा ये कहना है कि डिस्कॉम्स को जो राहत दी है वो अच्छी चीज है, क्योंकि डिस्कॉम्स का पैसा बहुत कम हुआ है इस वक्त, क्योंकि दे हैव नॉट बीन एबल टू सप्लाई अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सही बात है, लेकिन उसके ऊपर एक तलवार बैठी हुई है कि दे आर गोइंग टू प्राइवेटाइज द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ द कंट्री इन द न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो सवाल ये है कि जिसको आप कत्ल करने जा रहे हैं उसको आप कह रहे हैं आप नींबू पानी पी लीजिए, भूख हड़ताल मत कीजिए। एक तो ये है, दूसरा ये है जो उन्होंने किया है, जो टैक्स, हाँ जो टैक्स की बात है, जो टैक्स की बात है वो तो बड़ी क्लियर बात है कि टैक्स, हेलो जी सुन रहा हूं, हेलो सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं आपको सुनीत जी, कहते जाइए। हाँ, जो टैक्स की बात है वो ये है कि टैक्स तो हमारा ही पैसा है, आपने क्या दिया है? जो इक्विटी को है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इक्विटी के अलावा जो पैसे आपने माफ किए हैं, आपने माफ किए हैं, लेकिन वो उस 20 लाख करोड़ में कहाँ है? हाँ, दूसरी चीज है, इसके अलावा जो आपने इंक्रीज किया है एमएसएमई की डेफिनेशन, आगे ही हिंदुस्तान इतना अनइक्वल वेल्थ का केंद्र है और इस अनइक्वल वेल्थ में आपने और अनइक्वल कर दिया है बाय एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो इससे पता चलता है कि अमीरों को और अमीर करेंगे, गरीबों की बात नहीं हुई है, सैलरीज की बात नहीं हुई है, और न ही इन्होंने बताया है कि स्टेट्स को उनके जीएसटी कब तक मिलेंगे। राजीव रंजन, सुन रहे थे आप? और न ही इन्होंने बताया है कि स्टेट्स को उनके जीएसटी कब तक मिलेंगे। राजीव रंजन, सुन रहे थे आप? मैं सुन तो रहा हूं, लेकिन टीवी से मैं सुन रहा हूं, मैं टेलीविजन के जरिए सुन पा रहा हूं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, लेकिन ये सर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है सर। मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि वो आपसे बात करे, आप सीधे सुन पाए, टेलीविजन के जरिए नहीं, क्योंकि वो डेफर्ड आवाज पहुंचती है और यहाँ पे फिर रियल टाइम में दिक्कत होती है। लेकिन इसके पहले आरबीआई के ऐलान और कई चीजें सामने आई हैं, और कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसमें इसके पूरे ब्रेकअप को अलग अलग तरीके से भी एक्सप्लेन किए जाने की जरूरत है। चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स में जो भी ऐलान है, उन ऐलानों को अगर हम ठीक से देख पाएंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा सहूलियत होगी। हाँ, राज्यों को वित्तीय सहायता मिले, ये हमारी अपेक्षाएं थी। अभी तक जो पैकेज को हम देख रहे हैं उसमें राज्यवार जो ऐलान है, अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक है तो उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई। वीके मिश्रा साहब, इसमें क्या ये प्राइमा फेसी जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि एक और सवाल पूछा गया था वित्त मंत्री से कि ये पैसा आएगा कहां से। उन्होंने कहा कि इसमें एक हिस्सा बोरोइंग का होगा, उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया, लेकिन बाकी उसको इलेबोरेट नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें अनुत्तरित हैं या हर एक सवाल का जवाब मिल गया है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सारे जवाब आज मिल गए हैं, लेकिन काफी चीजों की क्लियरिटी आई है। जैसे हम टैक्स रिफंड की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी सुन रहा था कि भाई टैक्स रिफंड तो टैक्स हमारा है, हमको वापस मिल जाना चाहिए, ये पैकेज का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी जब ये कोविड शुरू हुआ था उस समय भी एक अनाउंसमेंट हुआ था कि टैक्स रिफंड जल्दी से जल्दी किए जाएंगे।
लेकिन उसमें एक राइडर लगा दिया गया था कि 5 लाख रुपए तक के जो टैक्स रिफंड है वो तुरंत कर दिए जाएंगे। अभी क्या पोजीशन है कि जो 5 लाख से ऊपर के रिफंड हैं, बड़े रिफंड हैं इनकम टैक्स के, अब वो सालों साल से हम लोगों को वापस नहीं मिल रहे थे, आज वो राहत तो मिलेगी। अगर वो फटाफट हम लोगों को वापस मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी राहत है। अब वो चाहे पैकेज से आ रही हो या कहीं और से आ रही हो, हमको रिफंड मिल रहा है। दूसरा एक इसमें सवाल है, जो पीएफ ईएसआई वगैरह के लिए सहायता दी गई है, इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट चाहती तो, और जैसे पीछे पीएफ ईएसआई में और लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि इसमें 2 साल तक का जो पीएफ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा सरकार देगी। हम लोग एक्सपेक्ट कर कुछ उस तरह, अगर दोबारा सरकार एक बार शुरू कर दे ना 2-3 साल के लिए। चलिए, तो आपका कुल मिला के कहने का मतलब ये कि सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिल गए हैं, लेकिन ऐसी भी चिंता वाली हालत नहीं है कि वो बड़े ज्वलंत सवाल थे, उनके लिए वेट किया जा सकता है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर एक बात बताइए, लोकल को लेकर वोकल होना है, ये बात कही गई, इसका एक आम नागरिक के लिए क्या निहितार्थ है, जरा समझाइए। देखिए, एक आम नागरिक की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि वो लोकल प्रोड्यूस को बढ़ावा दे। आज अगर वो होली की पिचकारी भी सस्ती के चक्कर में चाइना की खरीदेगा तो लोकल को बढ़ावा कैसे मिलेगा? आज आपको पुराने जमाने को याद करना पड़ेगा जब पीतल की बनी हुई पिचकारियां हिंदुस्तान में बिकती थी। सर पिचकारी तो होली में खरीदता है आदमी, फोनों का क्या करेंगे? सबके सामानों का यही हाल है। आज स्मार्टफोन, हम टेलीफोन खरीदते हैं, टेलीफोन हमारे जितने भी हैं उसमें 70% से लेके 80% सहयोग इस समय चाइना को मिल रहा है। चाइना का टेलीफोन खरीदने के पहले हमें उसको रोज रोज कंज्यूमर आइटम बना रखा है हमने, हर 6 महीने में एक फोन बदलते हैं। हमको हर बार सोचना चाहिए कि इसके सारे कंपोनेंट, बेशक ये ओप्पो है या जो और चाइना की कंपनियां यहाँ पे हैं, वो सप्लाई चेन में इंडिया को, मेक इन इंडिया में बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंपोनेंट तो हमें खरीदने पड़ रहे हैं। आज हम $30 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाइना से खरीदते हैं, तो हमको अपना कंजम्पशन करते वक्त 4 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम कपड़ों में अगर हमारे पास चॉइस है, इतना बढ़िया हिंदुस्तानी कॉटन है, तो हम बाहर का बना हुआ कॉटन क्यों, सिर्फ एक अच्छे प्रिंट के लिए बाहर से क्यों हम इंपोर्टेड पहनते हैं? आज हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हमारे नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि जो साधारण चीजें हैं। सुनीत चोपड़ा के पास मैं जाऊंगा इस सवाल को लेकर। सुनीत चोपड़ा, ये सुनने में अच्छा लगने वाला लोकल और वोकल राइम कर रहा है इसलिए है, या वाकई ये इम्प्लीमेंटेबल भी है? ये लोकल और वोकल के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री तांत्रिक की तरह बोले हैं, देखो जैसे तांत्रिक बोलते हैं ना, वही बोले हैं। लेकिन दुख की बात ये है, हम चाइना की बात कर रहे हैं। जब पहली बार हमने अपनी नई रिफॉर्म शुरू की थी, पैसा नहीं आया, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि इससे भी कम पैसा आएगा बाहर से। और चाइना से compete करने के बजाय हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, वो बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ताकत को मसलन इसको समझाइए जल्दी से, अपनी ताकत को बढ़ाएं। किसान के ऊपर मंडी कानून थोप दिया है, नया वाला, पुराना कानून खत्म कर दिया है आपने। जिस तरह से लेबर लॉज खत्म कर दिए हैं, तो ये लोकल हो ही नहीं सकता। लेबर लॉज को लेकर कांग्रेस भी मुखर है, चरणजीत सिंह सापरा। देखिए, लेबर लॉ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से अभी ये बात हो रही थी, लोकल वोकल स्वदेशी की बात आपने छेड़ी है, तो मुझे ध्यान में आया कि ये सरकार जो है, सरकारें आमतौर पर गेम चेंजर होती हैं, लेकिन ये सरकार मात्र नेम चेंजर है। देखिए, इन्होंने मेक इन इंडिया निकाला था। मेक इन इंडिया का क्या मतलब था? स्वदेशी, लोकल, यही मतलब था ना। तो आज नरेंद्र मोदी जी को लगा कि मेक इन इंडिया थोड़ा विदेशी दिखता है, तो स्वदेशी ये शब्द जो है, या लोकल ये शब्द जो है, नहीं, इसमें एक बुनियादी फर्क है ना चरण सिंह सापरा साहब। मेक इन इंडिया मतलब आप आए और हिंदुस्तान में बनाएं, मेड इन इंडिया मतलब हिंदुस्तान में बनेगा, हिंदुस्तान का ही होगा, हिंदुस्तान में बनेगा और बिकेगा। मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। दिनेश जी, मेक इन इंडिया। हाँ, मेक इन इंडिया वही मैं कह रहा हूं। मेक इन इंडिया मतलब कम टू इंडिया एंड मेक योर प्रोडक्ट हियर। ये आपकी परिभाषा है, उसकी ये भी परिभाषा है कि स्वदेशी माल। तो ये मात्र नाम चेंज करते हैं, इनको इसमें
इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मात्र इस तरह के शगुफे छोड़कर जुमले बोल करके अपना समय पास कर रहे हैं। इसमें जनता को बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है। और देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी विपक्षी पार्टियों के बारे में बोल रहे थे, तो इससे दिखता है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। यही बात दिख रही है देश के अंदर अभी। जीवीएल नरसिम्हा साहब, क्या गेम चेंजर की जगह नेम चेंजर है ये सरकार? लेबर, लिक्विडिटी, लॉ, इस तरीके से एक जैसी चीजें बनाना, ये राइम करा देना, इस पे चल रहा है क्या मामला? दिनेश जी, मुझे हमें पहले लगा कि मेक इन इंडिया का क्या एक्चुअल सोच है, ये राहुल गांधी को समझ नहीं आई थी। याद होगा आपको, बेंगलुरु के एक कॉन्वेंट में गए थे राहुल गांधी, इसको मजाक बनाने की कोशिश किया, खुद मजाक बन गए। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, चरण सिंह सापरा जी को वो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आई। उस कॉन्सेप्ट चली, ठीक ठाक हुआ, बट लेकिन असली समय अभी है उसका पूरा उपयोग लेने का, क्योंकि हमारी टैक्स स्ट्रक्चर विश्व में we were one of the highest tax rated country earlier. हमने अभी टैक्सेस को, कॉर्पोरेट टैक्स को हमने घटाया है। और लेबर लैंड, ये हमारे लिए बहुत बड़ी, विश्व के बड़े कंपनीज को भारत में आने के लिए ये हमारे सिस्टम्स डेफिनेटली एक इंपेडिमेंट रहे हैं। उसको सुधार करना बहुत आवश्यक है, वो कर रहे हैं हम। इसलिए ये सुधार के बिना हम मेक इन इंडिया को और एक बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरर के रूप में हम उभर नहीं सकते हैं। सुनील चोपड़ा जी को तकलीफ है, चाइना के नाम क्यों ले रहे हैं? हम चाइना के साथ हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई compete नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाइना के अलावा बहुत सारे कंट्रीज चाइना से बाहर भी इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं। और भारत में लोकल का मतलब ये नहीं है कि हम केवल अपने लोकल कंजम्पशन के लिए बनाएं। हम इस कद तक हमारे क्वालिटी को हम बेहतर करें ताकि हम लोकल कंजम्पशन के और नहीं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सापरा साहब, नरसिम्हा राव साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं सापरा साहब आपसे, कहिए। नरसिम्हा राव क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, लेबर लॉस की आपने बात की अभी, मैं उस पे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये लेबर के प्रति या माइग्रेंट वर्कर के प्रति ये संवेदनशील। आइए जवाब ले लूं। जीवीएल साहब, क्या ईज ऑफ डूइंग का मतलब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यह है कि हमारे यहाँ के लेबर्स उनके रहमो करम पर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सापरा जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने कहा था 52,000 करोड़ रुपए, 52,000 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन सेस में प्रदेश सरकारों के पास हैं, उनको 3.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन लेबर को बांटने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश दिया था। ये पैसा सभी राज्य सरकारों के पास है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बांटा गया होता कम से कम एवरेज 14,000 रुपए पर वर्कर का बैठता है ये अमाउंट, 52,000 करोड़। क्या राजस्थान ने बांटा है इसको? क्या महाराष्ट्र ने बांटा है? सापरा साहब जवाब दीजिए, सापरा साहब जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए राव साहब, जवाब ले लीजिए। जितना पैसा केंद्र की सरकार ने जिसके लिए भी भेजा है वो राज्य की सरकारों ने बांटा है, लेकिन इनको ये अकल नहीं है कि बहुत सा लेबर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लेबर नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर में भी है। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो लेबर है उसके लिए हम मांग रहे हैं कि जनधन अकाउंट में 7,500 रुपया डालिए, जो इस सरकार को समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैंस के सामने बीन बजाने वाली ये सरकार है। नरसिम्हा राव साहब, सुन लिया आपने? मैं आगे जाता हूं, वरना यह असंगठित क्षेत्र जो कि बड़ा क्षेत्र है 80%, उसके लिए आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन मजदूरों के लिए क्या करना है? आपके पास कोई स्कीम नहीं है? दिनेश जी, जी हाँ ठीक। देखिए, मैं ऑलरेडी देखिए, सबसे कमजोर वर्ग के लिए सबसे पहला लॉकडाउन के घोषणा के 48 घंटों के अंदर एक गरीब कल्याण योजना का पैकेज का घोषणा किया था। उसमें करीब 40 करोड़ लोगों के लिए, देश के 40 करोड़ लोग, उनके लिए सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में लगभग 45,000 करोड़ रुपए, शायद ये अभी 50,000 करोड़ हुआ था। आज एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सुना, ये कुछ दिन पहले 45,000 करोड़ रुपए डाला गया था डीबीटी के माध्यम से। इसमें 20 करोड़ महिलाओं की अकाउंट है,
इसके अलावा जो उनको उज्ज्वला के तहत जो फ्री गैस सिलेंडर दिया, नहीं, हम ये लगातार सुन रहे हैं, लेकिन क्या राजीव रंजन साहब जमीन पर लोगों को ये लाभ मिल गया? क्या वो उनको ये राहत मिल चुकी? क्या उनका इंतजार खत्म हो गया राजीव रंजन साहब? देखिए, अलग अलग सेक्टर्स में जो ऐलान है, ब्रेकअप पूरी तरह से भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐलान तो निश्चित तौर पर आकर्षक दिखता है। मैं सापरा साहब को एक बात जरूर कहूंगा, उन्होंने मेक इन इंडिया और स्वदेशी को ग्लोबल बनाने वाले दोनों ही तरह के जो मॉडल्स हैं उसको एक साथ समझ करके थोड़ी गलती की है। इसलिए कि एप्पल का मैं एक रिलीज देख रहा था जिसमें उन्होंने चाइना से 20% उत्पादन क्षमता भारत को स्थानांतरित करने की बात की है। तो ये मेक इन इंडिया का एक उदाहरण हो सकता है। लेकिन अगर हम योगा कंटेंट, हम हर्बल जो ये मेडिसिन है, जो जिस तरह से आयुर्वेद के कई दवाएं हैं, अगर उनको हम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मेहनत करेंगे तो ये स्वदेशी जो ब्रांड्स हैं उनको दुनिया में छाने का एक अवसर मिले। समझ का फर्क है सापरा जी, बुरी तरह से जवाब ले लें, इसीलिए मैं एक बार जवाब ले लें राजीव जी, समझ का फर्क है। चरण जी, आप लोगों को समझ में नहीं आई ये बात? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी रखनी होगी, अलग अलग जवाब ले लीजिए ना राजीव जी, जवाब ले लीजिए। सापरा जी, ऐलान का कितना हिस्सा जा रहा है वो जब आएगा और कौन कौन से 20 लाख राजीव जी को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, ऑडियो डाउन कीजिए। बोलते जाएंगे। दिनेश जी, देखिए, मुझे अच्छा लगता, खुशी होती अगर राजीव रंजन जी बात करते कि भाई हम मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने असंगठित मजदूरों की बात की है। असंगठित मजदूरों के लिए क्या राजीव रंजन जी नहीं चाहते कि बिहार के असंगठित मजदूरों को पैसा मिले? क्या आप नहीं चाहते कि गरीब मजदूर जो है, जो रास्ते पर चल रहा है, जो मुंबई से चल करके वहां बिहार तक पहुंच रहा है, उसको आप ट्रेन नहीं दिला सकते थे? आपने पहले उनको आने से रोका और फिर बाद में आप बोले कि हम नहीं रोक रहे। फिर आपने कहा कि वो यहाँ आ जाएंगे तो हम उनके अकाउंट में टिकट के पैसे दे देंगे, 500 रुपया ऊपर से दे देंगे। अरे भाई, उनके जेब में पैसे होते तो वो टिकट के लिए यहाँ वहां भागते क्यों? उस माँ से पूछो जिस माँ। लेकिन सापरा साहब, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई, 41 करोड़ रुपए, 41 करोड़ लोगों के खातों में पैसे डालना, उनको अनाज मुहैया कराना, बल्कि एक्सेस अनाज मुहैया कराना, क्या ये नहीं लगता आपको उनको मिलने वाली सहायता है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? सापरा साहब, आपसे मेरा सवाल था। हाँ, नहीं, देखिए, ये जो अनाज की बात कर रहे हैं, ये अनाज मिल रहा है, अनाज आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए, मैंने उस चीज पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो आज दिहाड़ी मजदूर या श्रमिक मजदूर जो चल के जा रहा है, उसके पास में अनाज नहीं है। हमने इनको कहा था कि आप टेम्पररी राशन कार्ड दे दीजिए, इन्होंने क्यों नहीं जनता को टेम्पररी राशन कार्ड दिए? बगैर राशन कार्ड के भी तो अनाज दिया गया है ना सापरा साहब। हर चीज में केवल नुक्स देखने से कैसे चलेगा? ऐसी है जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, वो बेचारे राशन जो है लेने के लिए जाते, तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि दुकानदार उनको दौड़ा देते हैं। ये भी ग्राउंड रियलिटी है। सुनीत चोपड़ा साहब, मैं ये समझना चाहता हूं, ये जो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं राहत पैकेज में, इसमें असल में विपक्ष क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि दिस इज गुड बट दिस कुड हैव बीन बेटर, या ये कह रहा है कि ये तो सबसे गलत तरीका है इशू को एड्रेस करने का? मेरा ये कहना है, शुरुआत में आपने मीठी मीठी चीजें डाल दी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं इस पे डाउट करूं। आपने टैक्स कम किया, आपने इक्विटी एक हद तक दी, आपने अनेक चीजें, जैसे कि डिस्कॉम्स को पैसा इस वक्त बहुत जरूरी था, आपने दे दिया। हाँ। लेकिन जिन लोगों को असली जरूरत है, 12-12 घंटे तक अगर वो खाएंगे नहीं मर जाएंगे, उन लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने वेतन के लिए कुछ नहीं किया। आपने स्टेट्स को जीएसटी अभी तक जिन लोगों को फौरन मदद और राहत की जरूरत है उनके लिए नहीं किया गया। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जवाब ले लें सुनीत जी। क्या प्रदेश सरकारों की कोई दायित्व नहीं है? जो पैसा उनके पास है, जिनको इसी पर्पस के लिए यूज करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आदेश दिया गया, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है? केवल केंद्र सरकार पर सारा बोझ डालेंगे। आपने क्या किया? 52,000 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन वर्कर सबसे ज्यादा जरूरतमंद माइग्रेंट लेबर की कैटेगरी है। बाकी फैक्ट्री में काम करने वालों को कहीं ना कहीं कुछ सहायता कुछ हद तक मिली है।
बट सबसे ज्यादा वल्नरेबल यदि कोई था ये ये बात ठीक है, ये बात ठीक है सुनीत साहब, ये तो हमने देखा पश्चिम बंगाल तो मजदूरों की ट्रेन को लेकर हाँ हूं भी नहीं बोल रहा था, चुप बैठा हुआ था। सब केंद्र की जिम्मेदारी है क्या सुनीत चोपड़ा साहब? नहीं, लेकिन 80 करोड़ जनता को 80 करोड़ सारा कुछ केंद्र की जिम्मेदारी या राज्य भी कोई जिम्मेदारी अपनी समझेगा? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि इसमें राज्य भी तो अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य से जीएसटी आपने केंद्र में खा लिया है, अभी तक वापस नहीं दिया है, और इस वजह से राज्य सहायता करने में किसी भी सूरत में समर्थ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं सुनीत चोपड़ा साहब? बिल्कुल, क्योंकि सारा ही पैसा राज्य से आ रहा है, इनके पास कौन सा पैसा है? इन्होंने तो बाहर से कर्जे लिए हुए जिसका ऋण हम चुका क्या बिहार को भी ऐसा ही लगता है राजीव रंजन साहब? देखिए मुझे ऐसा लगता बिहार है तो अपने लोगों को ही लेने को सुन ले सुनीत जी सुन ले धैर्य से। अगर इसका इंतजार हम करें, इस पूरे आज के पैकेज को किस किस सेक्टर में कैसे बांटा गया है ये सामने आया। सुनीत चोपड़ा साहब ने सीधी बात कही राजीव साहब, मैं उसका सीधा जवाब चाह रहा हूं कि जीएसटी में राज्य का हिस्सा उसको नहीं जा पाना, क्या इससे राज्यों के हाथ बंध रहे हैं? हमारे राज्य ने भी कहा है कि पहली तिमाही में ही जीएसटी का जो राज्य का शेयर है वो पूरे वर्ष का शेयर हमें दे दिया जाए। मतलब ये है ना, ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, आप भी मानते हैं ना? बिल्कुल फैक्टर। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब ये तो आपके फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब राज्यों के हाथ बांधकर उनसे मदद की उम्मीद कैसे कर रहे हैं आप? आइए जवाब ले लें राजीव रंजन जी। नहीं दिनेश जी, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। प्रदेश सरकारों के बिल्कुल उनके रेवेन्यू में बड़ी घाटा आई है। अप्रैल महीने में केवल 15-20% तक ही कमा सके हैं जो नॉर्मल रेवेन्यू होती है। बट लेकिन केंद्र का भी यही हालत है, केंद्र के पास कोई नया कोई तरीका नहीं है। सुनील जी से ठीक ही कह रहे हैं, प्रदेश राज्य सरकारों का सबसे जो रेवेन्यू आता है उसी के डिवल्यूशन के रूप में प्रदेश को दिया जाता है। जब कोई रेवेन्यू कलेक्शन प्रदेश स्तर पर नहीं है तो केंद्र के पास भी नहीं है, तो इसलिए प्रदेशों को प्रदेश आरबीआई इससे जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेते हैं उसका स्तर बढ़ाया गया ताकि वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा ऋण ले सके, आरबीआई से ले सके। केंद्र सरकार ने भी 6 महीने के लिए जो देने वाली सहायता निधि है, डिजास्टर रिस्पांस फंड, अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया है, और कोविड से लड़ने के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और अप्रैल महीने की जीएसटी कलेक्शंस को, डिवल्यूशन फंड्स को तो आप कह रहे हैं कि जैसे राज्य मजबूरी दिखा रहा है वैसे केंद्र भी इस मुद्दे में मजबूर है। सुनीत चोपड़ा, सुना आपने जवाब? कहा है कि दिया है, मेरा ये कहना दिया नहीं है, कहा है कि देंगे। जी सापरा साहब ठीक है, दिया नहीं है, कहा है कि देंगे। सापरा साहब। दिनेश जी, अच्छा होता कि आज वित्त मंत्री ये जरूर ऐलान करती कि हम ये राज्यों को इतने करोड़ रुपया दे रहे हैं, और सबसे पहले तो आप जीएसटी उन राज्यों का दीजिए। ये बहुत ही वाजिब डिमांड है राज्यों की। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड पर राज्य और उसके तहसीलदार और उसके डीएम और डीसी सारे काम करें, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं होगा तो किस तरह से प्रोक्योरमेंट होगा, किस तरह से सारी चीजें चलेगी? तो ये केंद्र की सरकार को ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। एमएसएमई को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ में उनको आज राज्यों को पैसा भी पैकेज डिक्लेयर करना। वीके मिश्रा साहब के पास मैं चलूंगा। वीके मिश्रा साहब, इस सब के बीच ठीक है, आपने कहा कि राज्यों को पहले मदद दीजिए, तब राज्यों को आप इनेबल करेंगे, तब वो सहायता कर पाएंगे। लेकिन वीके मिश्रा साहब, अब इस सब के बीच ये बताइए, ये जो लोकल को ग्लोबल वाली बात की जा रही है और लोकल पर वोकल होने वाली बात की जा रही है, इसको कैसे समझा जाए? मतलब मेरे लिए सरकार का डिस्क्रीट या खुलकर इशारा यह है कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ, उस पर जोर दो और विदेशी ब्रांड से अपने आप को दूर करो, ये कहा जा रहा है। और ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में इस तरह के इशारे बाहर के देशों की तरफ से कैसे समझे जाएंगे, ये भी जरा समझाइए। नहीं, देखिए, हम इनको दो अलग पहलू से तो नहीं देख सकते हैं। स्वदेशी एक अलग बात है और मेक इन इंडिया एक अलग बात है। आज हम जितना भी ये टेलीकॉम का यूज कर पा रहे हैं, आज जितना भी हम टीवी पे चैनल में अपने अपने घर बैठ के आपसे मुखातिब हो पा रहे हैं, ये सारा बाहर की कंपनियों ने आके हमारे साथ जो कंट्रीब्यूशन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें जो गलतियां हुई हैं पास्ट में, जैसे वोडाफोन के साथ जो टैक्सेशन वाली गलती हुई, उसको अभी तक लोग बाहर भूले नहीं है।
पैसा लगाते वक्त 100 बार वो सोचते हैं इंडिया में टैक्सेशन में हमें हैरेसमेंट होगा। दूसरा, हमारे यहाँ के जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। इतनी महंगी जमीन लेके आज वहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगा के हम अपना आरओआई निकालेंगे? आज यहाँ के जो लेबर रिफॉर्म्स है, पिछले 2 सालों से कोशिश हो रही है, पार्लियामेंट में इतने सारे बिल रखे गए, उनको अब कंप्लीट करना चाहिए। हमें किसी भी तरह जल्दी से जल्दी उसमें क्लियरिटी लानी चाहिए। आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर दुनिया में यूज हो रही है, हम अपने लेबर से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं कि भाई 5 साल के लिए हम तुमको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे रखना चाहते हैं। आज जहां पे भी यूनियंस है वहां पे आप देखिए इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि हम यूनियन को समझा नहीं पाते हैं कि सरकार और इंडस्ट्री आपके साथ है। तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स पेंडिंग हो जा रहे हैं, हम दूसरी बातों में उलझते जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए कंपनियां आ तो रहे इंडिया आने के लिए, लेकिन यहाँ पे आते ही जो हालत होती है, आप पास्को का हाल ले लीजिए, 12 साल। नहीं, मेरा बीके मिश्रा साहब, अब ये क्या है ना, ये टेक्निकलिटी हमारे, अब ये सुनीत चोपड़ा साहब को और सापरा साहब को समझ में आएगी, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक सीधा सीधा जवाब ये दीजिए। जैसे उनको ये सुनाई दिया कि अब आर्म्ड जो फोर्सेस हैं उनकी कैंटीन में स्वदेशी सामान मिला करेगा, क्या इशारा सरकार का यह है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी पर ही जोर दो? और क्या ये आज की डेट में मुमकिन है क्या स्वदेशी पर और ज्यादा जोर देना? और क्या इसमें प्रोटेक्शनिस्ट होने का आरोप तो नहीं लगेगा ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में? ये मेरा सवाल है। नहीं, कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बड़ा क्लियरिटी से इस चीज को की थी। अगर आप याद करें, उन्होंने कहा था कि जब हमने आवाज दी अपने खादी के लिए, अपने हैंडलूम के लिए, तो लोग जाग गए। यहाँ लोगों को जगाने के लिए उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया है, और बाहर की कंपनियों को यहाँ आने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया है। आज जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, चाहे एप्पल की बात हम लोग कर रहे हैं, एक आम आदमी को यह समझना पड़ेगा कि हम डेली उपयोग में जो भी चीजें लाते हैं, अगर वो अपने यहाँ बन सकती हैं तो पहले यहाँ बनाने की कोशिश होनी चाहिए, वो स्वदेशी है। जहां पे रॉ मटेरियल भी हमारा है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, मशीन भी है, लेबर भी है, फिर हम बाहर से उसको इंपोर्ट क्यों करते हैं? वहां स्वदेशी अप्लाई होता है। जिन चीजों का उपयोग, नहीं, ये फर्क तो पता है सर, लेकिन इन दोनों चीजों की वाइबिलिटी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। सापरा साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? सापरा साहब देखिए, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। ये कभी 100% एफडीआई की बात करते हैं, फिर स्वदेशी पर आ जाते हैं। यानी इस देश को इस तरह से जुमले बोल बोल करके आप कब तक चलाओगे? अब ये देसी लोग जुमले एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नहीं। सापरा साहब, लेकिन इसका जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव ने दिया कि कांग्रेस के पास तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी नहीं है। यहाँ पर सर्जरी करने की जरूरत है, वहां पर आप बैंडेज लगा रहे हो। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा है, अगले 3 मिनट में आप सबसे एक बार मैं बात करूंगा और यह समझूंगा कि आप लोग खुद इस राहत पैकेज को कितने नंबर देते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। कितने नंबर? आप ही से शुरुआत करूंगा और बड़ी वजह बताइएगा। 10 में से कितने नंबर? नहीं देखिए, नहीं दिनेश जी, ये अपोजिशन हमें अच्छा मार्क्स क्यों देंगे? जनता देगी उनको जो भी संख्या दिया है। नहीं, मैं तो आपको आत्म आकलन के लिए कह रहा हूं। आप खुद बताइए, आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं मोदी साहब, मैं आत्म आकलन की बात कर रहा हूं। 10 में से कितने नंबर और सबसे बड़ी एक वजह क्यों? क्योंकि 10 में से मुझे 10 में 10 देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 20 नहीं दे सकता। 20 लाख करोड़ की पैकेज है, ईयर 2020 है, और ये पैकेज जो है सबके किसी के एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा है, और केवल ये उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं 10 में से 10 ही दे सकता हूं। अगर 20 होते तो मैं 20 शायद दे देता। सापरा साहब ठीक है नरसिम्हा राव साहब, आइए विपक्ष को सुन लें। दिनेश जी, सवाल ये है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज पे वही लोग खुश होंगे जिनको 2014 का 15 लाख रुपया मिला है, और कोई खुश होने नहीं वाला है। गरीब मजदूर, 10 में से कितने नंबर सर? कोई खुश वाले हैं, क्योंकि इनके डायरेक्ट जब तक जेब में पैसे नहीं आएंगे, इनको पता नहीं चलेगा कि सरकार ने कोई सहायता की है नहीं। 10 में से कितने नंबर और सबसे बड़ी वजह है वो नंबर देने के लिए? लोन वगैरह की बातें कर करके आप कोई देश, सापरा साहब वक्त कम है, 10 में से कितने नंबर और सबसे बड़ी वजह है उतने नंबर देने के लिए? सर जल्दी से, 10 में से कितने नंबर आप देते हैं सापरा साहब, और बड़ी वजह क्या है उतने नंबर देने के? सर आखिरी बार बोल रहा हूं सर।
मैं तो 4 ही नंबर देता हूं, वो भी इसलिए कि थोड़ा बहुत डिस्कॉम के लिए, और इन्होंने वो एमएसएमई का डेफिनेशन जो क्लियर किया है, इसलिए मैं 4 नंबर देता हूं इनको 10 में से। जेडीयू राजीव रंजन साहब। देखिए, मैं अंक वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ूंगा, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की अभी सीमाएं हैं और जिस तरह से कोर सेक्टर्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया, एक उम्मीद पैदा हुई है इस पैकेज से। पैकेज के कई अंशों पर जब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी स्थिति, तो बेहतर है, तब अंकों का जो खेल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। नहीं, आप इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें उम्मीद है कि राहत है? राजीव रंजन, ये उम्मीद जगाता है पैकेज या इससे राहत मिलती है? मैं वही कह रहा हूं, ये राहत भी है, उम्मीद भी है, और आपकी साख भी बेहतर हुई है। दुनिया में लोगों का भरोसा ये राजीव रंजन साहब ने मेरे पूछने के बाद जोड़ा है कि इसमें राहत भी है। चलिए, लेकिन वो मार्क्स नहीं देंगे। सुनीत चोपड़ा। इनको 3 मार्क्स दूंगा, क्योंकि उम्मीदों के लिए मार्क्स नहीं मिलते हैं। अभी मतलब आप कह रहे हैं राहत है ही नहीं इसमें? हाँ, राहत की मैं बात कर रहा हूं। राहत डिस्कॉम्स को मिल रही है, एमएसएमई को बढ़ा के राहत मिल रही है, तो मैं 2 नंबर दूंगा 10 के ऊपर। पहले 3 दिए थे, फिर 2 कर दिए। चलिए मिश्रा साहब, जल्दी से। साहब, मैं तो इसमें 8, 8.5 नंबर बल्कि 9 नंबर भी दूंगा, क्योंकि इस समय उम्मीद की बड़ी जरूरत है। अब जिस तरह से निराश होकर घर पे बैठे हुए हैं, चलिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद की बातें भी अगर हो रही हैं तो दुनिया तो इसी पर कायम है, और राहत अगर मिली है तो महसूस होनी चाहिए, ये कहना है विपक्ष का। बहुत धन्यवाद आप सभी अड़ीबाजों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पैकेज पर यह सियासत जो हो रही है वो जायज है, या कोरोना के समय तो कम से कम जिम्मेदार सियासत होनी चाहिए? अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।